वेनेजुएला कभी बड़े सपनों की धरती हुआ करता था, जो दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों पर बैठा था। इसके पास सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल था और 20वीं सदी के अधिकांश समय तक ऐसा लगता था कि देश अनंत समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। देशवासी इसकी कीमत चुका रहे हैं। लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश वेनेजुएला अब गहरे आर्थिक संकट में है। वेनेजुएला के लोग डरे और हताश हैं। लाखों लोग पहले ही, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, दूसरे देशों में पलायन कर चुके हैं। अमेरिका के साथ तनाव बढ़ने पर वेनेजुएला सैन्य बल तैनात कर रहा है। आज लाखों वेनेजुएला वासी गहरी गरीबी में हैं, जिन्हें खाना, दवा, साफ पानी और बिजली जैसी जरूरी चीजें मुश्किल से मिलती हैं। अब उतने पैसों में सिर्फ ब्रेड की लोई ही मिलती है, जबकि पहले ठेली भर किराना आ जाता था। संकट के समय लोग छोटी चीजें खरीदने भी नकदी से भरे बोरे लाते थे। कुछ दुकानों ने पैसे गिनने के बजाय तौलना शुरू कर दिया, क्योंकि यह तेज था। वेनेजुएला जो बन सकता था और जो आज है, उनमें इतना फर्क है कि लगता है ये कोई दूसरा देश है। तो एक ऐसा देश जो कभी लैटिन अमेरिका के सबसे अमीर देशों में था, वो इतना बर्बाद कैसे हो गया? आइए इस कहानी को समझते हैं, इसके उभार से लेकर उन बुरी चुनौतियों तक जिन्होंने इसके पतन का कारण बना, और आज जो छोटे छोटे बदलाव हो रहे हैं उन सभी पर नजर डालते हैं। इस सब को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1900 के शुरुआती दौर में वेनेजुएला अलग जगह थी। तेल के आने तक 1920 के दशक में सब कुछ नहीं बदला था। 1950 के दशक तक तेल से मिलने वाला पैसा देश को बदल रहा था। कराकास जैसे शहरों में नई कारें, चमचमाती इमारतें और तेजी से बढ़ता मध्यम वर्ग था, जो पड़ोसी देशों से बेहतर जीवन जीता था। उस समय वेनेजुएला की प्रति व्यक्ति संपत्ति लैटिन अमेरिका में सबसे ज्यादा थी, कुछ यूरोपीय देशों से भी ऊपर, और प्रति व्यक्ति जीडीपी करीब अमेरिकी डॉलर 7,400 थी। 1950 में, जो आज के हिसाब से लगभग अमेरिकी डॉलर 99,000 के बराबर है, तेल सिर्फ एक उत्पाद नहीं था, बल्कि वह सब कुछ का केंद्र था। तेल के पैसे से मजबूत मध्यम वर्ग बना, लोगों को अच्छी नौकरियां मिली और देश स्थिर था, जबकि पड़ोसी देश ऐसे नहीं थे। स्वास्थ्य सेवाएं सुधरी, स्कूलों में दाखिले बढ़े और सब्सिडी से जरूरतमंद परिवारों की मदद हुई। कई सालों तक वेनेजुएला पर लगता था कि उसने लैटिन अमेरिका की गरीबी और अराजकता से खुद को बचा लिया है, और लोग सोचते थे कि अच्छे दिन हमेशा रहेंगे। कोलंबिया, पुर्तगाल और इटली जैसे देशों से मजदूर यहाँ आने लगे, और माराकाइबो जैसे तेल शहर गतिविधियों के केंद्र बन गए, जहाँ से जहाज कच्चा तेल समुद्र पार दुनिया भर के खरीदारों तक ले जाते थे। वेनेजुएला को लैटिन अमेरिका का चमकता सितारा कहा गया, लेकिन उसकी तेल पर अत्यधिक निर्भरता बड़ी समस्या थी। उसकी कमाई इसी एक चीज से थी, इसलिए अन्य व्यवसाय बढ़ाने की कोशिश नहीं हुई। तेल की कीमतें ऊंची होने पर सरकार के पास ज्यादा पैसा था, लेकिन गिरने पर तुरंत परेशानी आ गई। 1980 के दशक में तेल की कीमतें अमेरिकी डॉलर 35 से गिरकर अमेरिकी डॉलर 15 से भी कम हो गईं, जिससे वेनेजुएला को भारी कर्ज, महंगाई और नाराज जनता का सामना करना पड़ा। 1989 में महंगाई 84% तक पहुंची और कराकास में जीवन यापन की लागत पर दंगे हुए, जिसमें सैकड़ों मारे गए, जिसे कराकासो कहा गया। उस समय तक देश अपना ज्यादातर खाना आयात कर रहा था, क्योंकि खेत सस्ते आयात से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे, जिनका भुगतान तेल से किया जाता था। सिर्फ एक संसाधन पर निर्भरता भविष्य में बड़ी समस्याएं लाती है, और तेल पर सब कुछ दाम पर लगाना जोखिम भरा था। चेतावनी के बाद भी कठिन समय के बाद सरकार ने तरीका नहीं बदला। सरकार ने जड़ की समस्याएं दूर करने के बजाय तेल के पैसे को सब्सिडी, सामाजिक कार्यक्रमों और नौकरियों में लगाया। तेल की कीमतें बढ़ी तो सब कुछ ठीक लगा, लेकिन कमजोरियां छुप गईं। तेल पर ध्यान देने से ओरानाको बेल्ट जैसे इलाकों में आदिवासी समुदायों की जमीन ड्रिलिंग से बर्बाद हुई और उन्हें कम मिला। नदियां, जंगल प्रदूषित हुए, जिससे उनकी जिंदगी प्रभावित हुई। 1990 के दशक के अंत तक लोग परेशान थे। तेल की संपत्ति सबको नहीं मिल रही थी। गरीब संघर्ष कर रहे थे और अमीर अलग जीवन जी रहे थे। असमानता इतनी थी कि ऊपर वालों के पास नीचे वालों से बहुत ज्यादा था, जैसा 1998 के 0.49 गिनी गुणांक से दिखता है। कई लोग देश की संपत्ति से खुद को बाहर महसूस कर रहे थे, खासकर 1980 के दशक की मुश्किलों के बाद। इसी समय ह्यूगो चावेज आए। उन्होंने व्यवस्था सुधारने और गरीबों को संपत्ति में हिस्सा दिलाने का वादा किया। चावेज अन्य नेताओं जैसे नहीं थे। 1992 में उन्होंने सैन्य तख्तापलट के जरिए सरकार पर कब्जा करने की कोशिश की। यह असफल रहा और वे जेल चले गए, लेकिन इससे वे उन कई लोगों के लिए हीरो बन गए जो भ्रष्ट व्यवस्था से नफरत करते थे। 1998 में राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने जनता के गुस्से पर बात की, भ्रष्टाचार खत्म करने,
असमानता से लड़ने और तेल के पैसे से गरीबों की मदद का वादा किया। उनकी बातें लोगों के दिलों को छू गईं और उन्होंने 56% वोटों के साथ जीत हासिल की, जिससे उन्होंने बोरोवारियन क्रांति की शुरुआत की, एक ऐसा आंदोलन जिसने वेनेजुएला को बेहतर के लिए बदल दिया। सत्ता में आने के बाद चावेज ने गरीबों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए तेल के पैसे का इस्तेमाल किया। उन्होंने अरबों रुपए जरूरतमंद इलाकों के बैरियो एडेंट्रो क्लिनिक, नए स्कूल और सस्ते भोजन बाजारों में लगाए। 2005 तक निरक्षरता 9% से घटकर लगभग शून्य हो गई और गरीबी 1999 में 50% से घटकर 2006 तक 27% रह गई। कई लोगों, खासकर महिलाओं के लिए नौकरियों और शिक्षा की बेहतर पहुंच से जीवन सुधरा। चावेज उनके हीरो बन गए। 2008 में जब तेल $147 प्रति बैरल हुआ, तब ऊंचे दामों ने उन्हें वादे निभाने का पैसा दिया। उन्होंने यहां तक कि घर बनवाए और गैस व बिजली जैसी चीजों को सस्ता बनाए रखने के लिए सब्सिडी भी दी। चावेज ने वेनेजुएला का नेतृत्व किया और उसका वैश्विक स्थान बदलने का प्रयास किया। उन्होंने तेल का इस्तेमाल सिर्फ अपनी सरकार को फंड करने के लिए ही नहीं, बल्कि सहयोगी बनाने के लिए भी किया। कैरेबियन और लैटिन अमेरिका के कई देशों को पेट्रो कैरिबे समझौतों से सस्ता ईंधन मिला और बदले में उन्होंने राजनीतिक समर्थन दिया। उनके भाषण अक्सर अमेरिका और बड़ी कंपनियों पर हमला करते थे, जिससे वे उन लोगों में लोकप्रिय हुए जो खुद को वैश्विक शक्तियों से दबा हुआ महसूस करते थे। वे गरीबों के समर्थक माने जाने लगे, जबकि उनके तरीके चौंकाते थे। वेनेजुएला में हालात तेजी से बदल रहे थे। चावेज पूरा नियंत्रण चाहते थे, उन्होंने कभी नहीं छुपाया। उन्होंने अदालत, विधायिका और केंद्रीय बैंक को कमजोर किया ताकि सभी फैसले ऊपर से हों। उनके बड़े कदमों में पेट्रोलियोस दे वेनेजुएला, सोसिएदाद अनोनिमा सरकारी तेल कंपनी का नियंत्रण लेना शामिल था। 2002-2003 की हड़ताल में उन्होंने हजारों कुशल कर्मचारियों को निकालकर अपने समर्थक रखे। उस फैसले के लंबे प्रभाव पड़े। 1998 में तेल उत्पादन 35 से घटकर 2013 में 25 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गया। यह यही नहीं रुका, लगातार गिरता गया। कुछ समय तक चावेज की योजना सफल लगी। तेल की ऊंची कीमतों से पैसा आता रहा। पेट्रोल पानी से सस्ता था, खाना सस्ता मिलता था और सब्सिडी से लोगों को मदद मिलती थी। लेकिन इसमें एक पेंच था। देश ने खाने पीने की चीजों, दवाइयों और कपड़ों समेत लगभग सब कुछ आयात करना शुरू कर दिया। स्थानीय व्यवसाय सस्ते तेल उत्पादों से नहीं टिक सके, जिससे खेत और फैक्ट्रियां संघर्ष में आ गईं। 2000-2010 में विनिर्माण 20% घटा। वेनेजुएला आयात पर ज्यादा निर्भर हुआ, जिससे अर्थव्यवस्था कमजोर हुई। चेतावनी थी कि तेल के दाम गिरते तो सिस्टम मुश्किल में आ जाता। नॉर्वे जैसे देशों के विपरीत, जिसने तेल से कमाए पैसे को एक फंड में बचाया जो अब $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का है, वेनेजुएला ने सब कुछ खर्च कर दिया। कोई बैकअप प्लान नहीं था, गिरने के लिए कोई सहारा नहीं था। यह चीजों को चलाने का एक जोखिम भरा तरीका था और आखिरकार इसका असर उन पर पड़ा। कहानी के इस मोड़ पर आप सोच रहे होंगे कि आपको डेजा वू हो रहा है। मुझे आपको सबसे पहले यह बताने दें कि ऐसा नहीं है। वेनेजुएला अपनी पिछली गलतियों से सीखने में बहुत खराब था। 2010 तक दरारें दिखने लगीं। स्थानीय उत्पादन गिर रहा था और 2014 में खाद्य उत्पादन 1998 से 60% कम हो गया। तेल की कीमतें अमेरिकी डॉलर 100 से गिरकर 2016 में अमेरिकी डॉलर 30 से नीचे पहुंची। यह आपदा थी। वेनेजुएला का मुख्य आय स्रोत सूख गया और पूरे देश पर असर पड़ा। कम पैसों के चलते सरकार ने नए कमाई के तरीके खोजे। सरकार ने तेल की आमदनी के विकल्प के रूप में 2016 में आर्को मिनेरो डेल ओरिनोको नामक बड़ा खनन क्षेत्र शुरू किया। यह वेनेजुएला के क्षेत्र का लगभग 12% हिस्सा कवर करता है, जो लगभग पुर्तगाल के आकार का है। देश के दक्षिणी हिस्से में स्थित यह क्षेत्र अमेजन वर्षावन और कई आदिवासी समुदायों का घर है। सरकार ने इसे अर्थव्यवस्था बढ़ाने की नियंत्रित परियोजना बताया था, लेकिन इससे अराजकता, पर्यावरण विनाश और मानवाधिकार उल्लंघन बढ़े। राज्य संचालित खनन की जगह यह क्षेत्र अब आपराधिक समूहों, अनौपचारिक खनिकों और सिंडिकेटों जैसे सशस्त्र गिरोहों से भर गया है। इन समूहों ने सोना निकालने के लिए जहरीले रसायन पारे का उपयोग किया, जिससे नदियां और जल आपूर्ति प्रदूषित हो गईं। पारे के संपर्क से समुदायों में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं जैसे जन्म दोष और तंत्रिका तंत्र को नुकसान हुआ। कुछ आदिवासी नेताओं को चुप करा दिया गया या गायब कर दिया गया। मुनाफा राज्य या जनता को नहीं, बल्कि सैन्य और भ्रष्ट अधिकारियों व सशस्त्र समूहों को जाता था, जो व्यापार से खुद को फंड करते थे। आर्को मिनेरो केवल असफल आर्थिक परियोजना नहीं थी। यह दिखाता है कि राज्य का नियंत्रण कितना कमजोर हो गया था और संकट ने प्राकृतिक संपदा को पीड़ा का कारण बना दिया। 2013 में चावेज के निधन के बाद
निकोलस मादुरो ने उनकी जगह ली और विरासत आगे बढ़ाने का वादा किया, लेकिन उनके पास उतना समर्थन या प्रभाव नहीं था। रास्ता बदलने के बजाय उन्होंने वही तरीका अपनाया, पैसे छापते रहे, सब्सिडी दी और ज्यादा कारोबारों पर कब्जा किया। उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए सेना और बल का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि नियंत्रण बनाए रखने के लिए कोलंबिया के येलेन गुरिल्ला जैसे समूहों के साथ भी काम किया। खेतों को जब्त कर लिया गया और उनका गलत प्रबंधन किया गया, जिससे उत्पादन और भी कम हो गया। 2017 तक वेनेजुएला $60 अरब के कर्ज में डिफॉल्ट कर गया और अर्थव्यवस्था अब तक दर्ज की गई सबसे खराब हाइपर इन्फ्लेशन में से एक में चली गई। 2018 में महंगाई 1.7 करोड़ प्रतिशत तक पहुंच गई। कीमतें कुछ ही दिनों में दोगुनी हो गईं। एक हफ्ते में ब्रेड की कीमत 10 गुना बढ़ सकती थी। लोगों की बचत खत्म हो गई और नकदी इतनी बेकार हो गई कि लोग सिर्फ ये चिप डाले थे, जरूरी चीजें खरीदने थैलियां भरकर पैसे लाते थे। नई करेंसी नोट लगातार छापी जा रही थी, लेकिन वे फिर भी पीछे रह जा रहे थे। सरकार ने चीजों को ठीक करने के लिए मूल्य नियंत्रण और मुद्रा नियम लागू करने की कोशिश की, लेकिन इससे हालात और भी खराब हो गए। दुकानें तय दाम पर सामान बेचने में असमर्थ थीं, इसलिए शेल्फ खाली रहती थीं। लोग खाने, दवाइयों या ईंधन के लिए लंबी कतारों में खड़े होते और कई बार खाली लौटते थे। महिलाएं, जो आमतौर पर अपने परिवार के लिए खरीदारी करती थीं, इन रोजमर्रा की परेशानियों का सबसे ज्यादा सामना करती थीं। इसी बीच पीडीवीएस, जो कि सरकारी तेल कंपनी है, बिखरती जा रही थी। भ्रष्टाचार और खराब प्रबंधन के कारण उत्पादन रोज 40,000 बैरल से कम हो गया था। 2019 तक तेल रिसाव बढ़ गए थे, जिससे जहरीला पानी नदियों, तटीय इलाकों, मछुआरों के गांव और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचा रहा था। हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ था। 1999 से अब तक करीब $300 अरब गुप्त खातों में गायब हो चुके थे। सस्ती गैस को मुनाफे के लिए सीमा पार तस्करी किया जाता था। गैंग और सैन्य अधिकारी खाने पीने की चीजों और ईंधन तक पहुंच को नियंत्रित करते थे, जिससे आम लोगों की जिंदगी और भी मुश्किल हो गई थी। हिंसा बढ़ी और कई परिवारों को भागना पड़ा। मादुरो ने समाधान की बजाय बल प्रयोग किया। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस गोलियां चलाई गईं। विपक्षी नेता जेल या निर्वासन में भेजे गए। स्वतंत्र मीडिया बंद कर दी गई। वेनेजुएला कमजोर लोकतंत्र से तानाशाही में बदल गया, जिससे नए विचार या समाधान संभव नहीं रहे। सरकार के नियंत्रण कमजोर पड़ते ही आपराधिक समूह मजबूत हुए। कई तो स्थानीय अधिकारियों से भी ताकतवर हो गए। जेलों में पेरेंट्स गैंग्स ने अपने नियम बनाए और कारोबार चलाया। समय के साथ उनके नेताओं, जिन्हें मेगा पेरेंट्स कहा जाता था, ने अपनी पहुंच जेल की दीवारों से बाहर तक बढ़ा ली। वे मोहल्लों को नियंत्रित करते, लोगों से सुरक्षा शुल्क लेते और तय करते कि कौन कहां रहेगा। कुछ शहरों में उन्होंने पुलिस की जगह ले ली थी। असली पुलिस या तो उनके साथ थी या दूर रहती थी। सशस्त्र समूह गैस, सोना, खाना सैनिकों या सरकारी लोगों की मदद से तस्करी करते थे। सरकार और अपराधियों की सीमा मिट गई थी। आम लोग बीच में फंस गए थे। गलत व्यक्ति से उलझना, चाहे वह किसी गिरोह का सदस्य हो या कोई अधिकारी, आपको सब कुछ करवाने पर मजबूर कर सकता था। अब यह सिर्फ अपराध नहीं था, बल्कि उन लोगों के हाथों सत्ता जाने का सवाल था जिन्होंने संकट को मुनाफे का जरिया बना लिया था। 2010 के मध्य से आखिर तक आते आते अर्थव्यवस्था सिर्फ मुश्किल में नहीं थी, बल्कि बिखरती जा रही थी। हाइपर इन्फ्लेशन से पैसों की कीमत गिरी, दुकानों में सामान खत्म हुआ और उम्मीद भी जाती रही। कभी लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर वेनेजुएला अब सबसे गरीब देशों में है। 2013 से 2021 के बीच जीडीपी 80% घटी, जो कई युद्धग्रस्त देशों से भी बदतर है। यह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं थी, यह मानवीय आपदा थी जिसने परिवारों और समुदायों को तोड़ दिया और रोजमर्रा की जिंदगी संघर्षपूर्ण बना दी। सुपरमार्केट्स में खाना, फार्मेसियों में दवाइयां और अस्पतालों में दस्ताने और साफ पानी जैसी जरूरी चीजें खत्म हो गई थीं। ब्लैकआउट में डॉक्टरों ने सर्जरी के लिए टॉर्च चलाई। ज्यादातर लोग बस जिंदा रहने के लिए जूझ रहे थे। बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। कुछ क्षेत्रों में 30% लोग कुपोषित थे। 2018 तक लोग कचरे से खाना ढूंढते या खाने को सामान बदलते थे। एक समृद्ध देश अब भूख से जूझ रहा था। 2019 तक 7.6 करोड़ लोगों को खाद्य सहायता चाहिए थी और स्वास्थ्य सेवा भी चरमरा गई थी। अस्पताल इलाज नहीं कर पा रहे थे। मलेरिया के मामले 2009 में 36,000 से बढ़कर 2017 में 40,000 से ज्यादा हो गए। 2013-2016 में शिशु मृत्यु दर 30% बढ़ी। गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त देखभाल नहीं मिलती थी, जिससे उनकी और बच्चों की जान खतरे में रहती थी। बिजली कटौती, खराब परिवहन और पानी की कमी ने जीवन कठिन बना दिया था। मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया क्योंकि लोग निराश और डरे हुए थे। कई लोगों ने सामना करने के लिए आस्था या समुदाय का सहारा लिया। इस पीड़ा ने लाखों को देश छोड़ने पर मजबूर किया।
2010 के दशक के अंत तक लोग सिर्फ एक बैग लेकर सीमा पार कर रहे थे। कुछ लोग पेरू, चिली, अमेरिका या यूरोप चले गए। परिवार बिछड़ गए क्योंकि माता पिता काम की तलाश में चले गए और घर पैसे भेजने लगे। अक्सर महिलाओं और बच्चों को कठिनाइयों का सामना करने के लिए पीछे छोड़ दिया। 2025 तक करीब 80 लाख वेनेजुएलावासी देश छोड़ चुके हैं। यह लगभग हर 5 में से एक व्यक्ति है, जिससे यह आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े प्रवासों में से एक बन गया है, जो केवल सीरिया से पीछे है। पड़ोसी देशों के लिए इससे निपटना कठिन हो गया। कोलंबिया के सीमा शहरों पर बोझ बढ़ा और दक्षिण अमेरिका में शरणार्थी शिविर बने। जो लोग गए वे कोई भी नौकरी नहीं ढूंढ रहे थे। कई डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और छात्र थे। जैसे ही वेतन गिर गया तो सबसे पढ़े लिखे लोगों के पास भी रुकने की कोई वजह नहीं बची। प्रोफेसर की कम कमाई के कारण कुछ ने सड़क पर स्नैक्स बेचना शुरू किया। यह सच्ची कहानी है। टॉप यूनिवर्सिटियों ने टैलेंट खोया और लैब्स ब्लैकआउट्स सामग्री की कमी से बंद हो गईं। 2013-2022 में वेनेजुएला के आधे से अधिक डॉक्टर देश छोड़ गए। अस्पतालों में सर्जन, विशेषज्ञ और बुनियादी देखभाल नहीं थी। स्कूल बंद थे या बिना शिक्षक चल रहे थे। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में औपचारिक शिक्षा नहीं थी। यूट्यूब ने अभी अभी एक दिमाग घुमा देने वाली घोषणा की है। यह क्रिएटर्स को हर दिन $64 मिलियन दे रहा है। क्यों? दरअसल क्योंकि यूट्यूब के पास पर्याप्त क्रिएटर्स नहीं हैं। इसी वजह से आप अपने होम पेज पर ऐसे वीडियो देखते हैं जिनके 1000 से भी कम व्यूज हैं, जैसे कि यह वाला। इसका मतलब ये नहीं कि सबको चैनल शुरू करना चाहिए। अगर आपने कभी YouTube या बिना चेहरे वाला चैनल शुरू करने का सोचा है तो अभी सबसे अच्छा समय है। YouTube हर दिन क्रिएटर्स को करोड़ों रुपए दे रहा है और अब पहले से कहीं ज़्यादा नए और छोटे चैनलों को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन मुझे यकीन है कि आपके मन में चैनल शुरू करने और उसे बढ़ाने को लेकर कई सवाल होंगे। हमें आप में से कई लोगों की तरफ से ईमेल में ऐसे सवाल हमेशा मिलते रहते हैं। और इसी वजह से हमने तय किया है कि अपनी सारी YouTube सलाह एक ही YouTube वीडियो में बिल्कुल मुफ्त में दे दें। अगर आप खुद का YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं तो वह वीडियो YouTube पर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के लिंक या स्क्रीन के कार्ड पर क्लिक करें। ब्रेन ड्रेन ने वर्तमान ही नहीं भविष्य में भी खालीपन छोड़ा। डॉक्टरों, शिक्षकों और इंजीनियरों के चले जाने के बाद बहुत कम लोग बचे थे जो दूसरों को प्रशिक्षित कर सकें या जो खो गया था उसे फिर से बना सकें। एक देश जो पहले डॉक्टर विदेश भेजता था अब अपने लोगों को बचा नहीं पा रहा था। वेनेजुएला के कई युवाओं के लिए स्कूल पूरा करना मुश्किल लगता था। मादुरो ने इस हंगामे में सत्ता बनाए रखी और देश की समस्याओं का दोष अमेरिका व अन्य पर डाला। इसे आर्थिक युद्ध कहकर और प्रतिबंध शब्द को ऐसे चिल्लाना जैसे युद्ध का नारा हो। मादुरो ने न सिर्फ संकट से इनकार किया बल्कि लोगों की मदद भी रोक दी। 2019 में जब विपक्ष ने, जिसे अमेरिका का समर्थन था, कोलंबियाई सीमा से मानवीय सहायता लाने की कोशिश की तो सरकार ने इसे विदेशी हस्तक्षेप का बहाना बताते हुए रोक दिया। ट्रकों में आग लगी, सीमा के रास्ते बंद हुए और झड़पें जानलेवा बन गईं। यहां तक कि रेड क्रॉस जैसी तटस्थ संस्थाओं को भी शुरुआत में बाहर रखा गया। बाद में सीमित सहायता को सख्त शर्तों पर अंदर जाने दिया गया ताकि उसे राजनीतिक रंग न मिले। शासन को डर था कि बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता स्वीकार करना उनकी असफलता को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने जैसा होगा। प्रतिबंधों की बात करें तो वेनेजुएला के पतन को लेकर इस दोषारोपण के खेल में हमेशा प्रतिबंधों का जिक्र होता है और इसके पीछे वाजिब वजह भी है। 2010 के दशक के अंत तक पश्चिमी देशों के कदम सख्त होने लगे थे। पहले उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों को निशाना बनाया और फिर देश की जीवन रेखा तेल पर ध्यान केंद्रित किया। इसका असर तुरंत और सख्त था। वेनेजुएला को वैश्विक बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर दिया गया। निर्यात आय बुरी तरह गिरी और देश ने 2015 से अब तक जीडीपी से दोगुनी संपत्ति गंवाई। आयात घट गए, महंगाई आसमान छू गई और सरकार खुद को घिरा हुआ महसूस करने लगी। मादुरो के लिए ये प्रतिबंध सत्ता के लिए सीधा खतरा थे। आम नागरिकों के लिए यह एक धीमी घुटन बन गई। आलोचकों ने कहा कि इन कदमों से भोजन और दवाओं की आपूर्ति रुकने से मानवीय संकट बढ़ गया। समर्थकों का कहना था कि वे एक ऐसे शासन पर दबाव डालने के लिए जरूरी थे जिसने लोकतंत्र खत्म किया था। दोनों दृष्टिकोणों में वजन है। नतीजा वही रहा, वेनेजुएला अलग थलग और टूटा। उसे नई जीवन रेखा तलाशनी पड़ी। वे जीवन रेखाएं अनपेक्षित साझेदारों से मिली। रूस, चीन, तुर्की और ईरान ने कर्ज, तकनीकी और राजनीतिक समर्थन दिया। चीन ने तेल समर्थित क्रेडिट में $50 अरब से ज्यादा निवेश किया। रूस ने सैन्य उपकरण व निगरानी प्रणालियां दी। ईरान ने खराब रिफाइनरियों की मरम्मत में मदद की जिससे शासन को सहारा मिला, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी।
जिंदा रहने के बदले में वेनेजुएला ने अपनी स्वायत्तता छोड़ दी। विदेशों से आई निगरानी तकनीकों ने घरेलू नियंत्रण को और कड़ा कर दिया, जबकि विदेशी खनन रियायतों ने नदियों को जहरीला बना दिया और आदिवासी समुदायों को विस्थापित कर दिया। मदद असली थी, पर कभी मुफ्त नहीं थी। समझौतों के बावजूद तेल उत्पादन घटता रहा। कभी उत्पादन 30 लाख बैरल प्रतिदिन से ज्यादा था, लेकिन 2010 के दशक के अंत तक ये 10 लाख बैरल प्रतिदिन से भी कम रह गया। तेल उद्योग के बर्बाद होते ही राष्ट्रीय मुद्रा भी गिर गई। बोलीवर, जो स्वतंत्रता का प्रतीक था, अब हाइपर इन्फ्लेशन की चेतावनी बन गया। इसका नाम मूल्य बदला गया और इसे बोरवा, फुएर्ते बोलीवा, सोबेरानो डिजिटो बोलीवर नाम से रीब्रांड किया गया। हर बार बैंकनोट से शून्य हटाए गए, पर विश्वास नहीं लौटा। कोई प्रयास सफल नहीं हुआ। मुद्रास्फीति में सुधार के बावजूद यह करीब 180% है, जिससे विश्वास घट रहा है। लोगों ने मुद्रा पर भरोसा खो दिया और डॉलर, सोना या सामान में बचत करने लगे। व्यापार में साबुन, चावल, डायपर पैसे की जगह लेने लगे, जिससे वित्तीय प्रणाली पर विश्वास खत्म होना साबित हुआ। आखिरकार मादुरो ने हकीकत मानी। डॉलराइजेशन आधिकारिक हुआ। कीमतें डॉलर में लिखी और सड़क विक्रेताओं ने भी स्वीकार किया। जिन लोगों को अमेरिकी मुद्रा तक पहुंच थी, अक्सर विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों से भेजी गई रकम के जरिए उनके लिए जिंदगी थोड़ी आसान हो गई। 2023 तक विदेशों में वेनेजुएला वासी हर साल 4 अरब डॉलर भेज रहे थे, जो एक सुरक्षा जाल था। लेकिन इस नई अर्थव्यवस्था ने नई खाइयां भी पैदा कर दी। एक छोटी सी अमीर वर्ग लग्जरी बोदेगोन में खरीदारी कर सकता था, जबकि ज्यादातर लोग अब भी बुनियादी चीजें खरीदने में असमर्थ थे। बुजुर्ग लोग, खासकर जिनका परिवार विदेश में नहीं था, पीछे छूट गए। मादुरो ने अपनी सत्ता को स्थिर करने के लिए डॉलराइजेशन का फायदा उठाया। उन्होंने फिर से कैसीनो खोले, मूल्य नियंत्रण कम किए और विदेशी निवेशकों को लग्जरी होटलों में बुलाया। सरकारी आंकड़ों ने तो यहां तक दावा किया कि देश में सुधार हो रहा है। सरकार ने 2025 की शुरुआत में 93% वृद्धि का दावा किया। बाद में इसे घटाकर 6% कर दिया गया। हालांकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 4% की संभावित गिरावट की चेतावनी दी। इन आंकड़ों के पीछे आम लोगों की जिंदगी कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। बुनियादी ढांचा टूटा रहा, गांवों में बिजली कटती रही, पानी की व्यवस्था फेल होती रही और सड़कें जर्जर होती गईं। 2022 से न्यूनतम वेतन 130 बोलीवर रहा, जिसकी कीमत मुश्किल से अमेरिकी डॉलर 350 प्रति माह थी। कोई भी आंकड़ा इस हकीकत को नहीं छुपा सकता था। तो आज वेनेजुएला किस स्थिति में है? 2025 में देश एक अजीब सी अनिश्चितता में है। अब यह पहले जैसी तेजी से नहीं बिखर रहा, पर सच में उबर भी नहीं रहा। दैनिक जीवन एक असहज लय में बस गया है। अमेरिकी डॉलर बड़े पैमाने पर चलन में है, जिससे कीमतें स्थिर हो गई हैं और दुकानों में पहले से ज्यादा सामान भर गया है। कुछ व्यवसाय खुले हैं, लेकिन वेतन कम है, सार्वजनिक सेवाएं भरोसेमंद नहीं और ज्यादातर वेनेजुएला वासी किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। संकट खत्म नहीं हुआ, बस रूप बदल गया है। सरकार रोज 90,000 बैरल से अधिक तेल उत्पादन और जीडीपी वृद्धि पर जोर देती है, लेकिन ये दावे हकीकत से टकराते हैं। बड़े शहरों के बाहर बिजली कटती है, पानी बार बार बंद हो जाता है, अस्पतालों में दवाइयाँ कम हैं और स्कूलों में शिक्षक कम हैं, क्योंकि कई लोग देश छोड़ गए हैं। जिसे सुधार कहा जा रहा है वह अधूरा है। कुछ जगहों पर थोड़ी तरक्की है, लेकिन चारों तरफ ठहराव ही ठहराव है। राजनीति ने निराशा बढ़ा दी। जुलाई 2024 का चुनाव अहम मोड़ था। एडमुंडो गोंजालेज ने जीत दर्ज की, पर मादुरो ने पद नहीं छोड़ा। सरकार ने जीत घोषित की, नतीजों की अनदेखी की और कई विपक्षी नेताओं को जेल भेजा। करीब 2000 राजनीतिक कैदी अभी भी जेल में हैं। अंतरराष्ट्रीय समूहों ने निंदा की, पर मादुरो फैसले पर अड़े रहे और सेना वफादार रही। अदालतों ने उनका समर्थन किया और लोकतांत्रिक परिवर्तन का वादा खत्म हो गया। कई वेनेजुएला वासियों के लिए चुनाव सिर्फ एक निराशा नहीं था, बल्कि इस बात की पुष्टि थी कि केवल चुनाव के जरिए बदलाव नहीं आ सकता। इससे देश 2 समानांतर वास्तविकताओं में बंट गया है। एक छोटी डॉलर संपन्न वर्ग आयातित वस्तुएं और बेहतर सेवाएं का आनंद लेता है, जबकि अधिकांश लोग लगभग बेकार वेतन पर गुजारा करते हैं या विदेश से भेजे गए पैसों पर निर्भर रहते हैं। पहले तेज प्रवास अब धीमा हो गया है। यह इसलिए नहीं है कि हालात सुधर गए हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि बहुत से लोग पहले ही जा चुके हैं और बाकी अब यात्रा का खर्च नहीं उठा सकते। बचे लोग जुगाड़ कर घर पर खाना उगाते, सामान का लेन देन करते और छोटी आमदनियां जोड़ते हैं। ये जिंदा रहने की रणनीतियां परिवारों को टिके रहने में मदद करती हैं, लेकिन एक टूटे हुए राष्ट्रीय सिस्टम को ठीक नहीं कर सकती। इस दौरान सरकार असली समाधान में कम रुचि दिखाती है। सौर ऊर्जा में बड़ा निवेश नहीं हुआ।
जूलिया जैसे धूप वाले क्षेत्रों में भी सड़कें खराब हैं, सार्वजनिक परिवहन नहीं है और स्वास्थ्य सेवाओं को फंड नहीं मिलता। अमीर और गरीब के बीच की खाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे सामाजिक एकता कमजोर हो रही है। माधुरों की सत्ता पर पकड़ अब भी मजबूत है। वह सेना, न्यायपालिका और अर्थव्यवस्था नियंत्रित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और 2024 के चुनाव भी उन्हें सत्ता से हटाने में नाकाम रहे। कई वेनेजुएला वासियों के लिए उम्मीद की जगह अब निराशा ने ले ली है। उन्होंने सुधारों के वादे सुने, लेकिन शासन को खतरा दिखते ही नियंत्रण और सख्त हो जाता है। भविष्य अब भी अनिश्चित है। तेल क्षेत्र में कुछ लोगों का मानना है कि अगर प्रतिबंध हटा दिए जाएं तो नई विदेशी साझेदारियां उत्पादन को फिर से बढ़ा सकती हैं। ओरोनोक बेल्ट में निवेश और रिफाइनिंग अपग्रेड की चर्चा है, लेकिन राजनीतिक बदलाव न होने से निवेशक सतर्क हैं। अभी चुनावों से असली बदलाव संभव नहीं लगता। आम लोग अब बदलाव की उम्मीद छोड़ सिर्फ एक और दिन जीने की कोशिश कर रहे हैं। तेल की कीमतें बढ़ने से आमदनी बढ़ सकती है, लेकिन बिना सुधारों के वह पैसा सिर्फ शासक वर्ग तक ही सीमित रहेगा, आम लोगों को नहीं मिलेगा। संस्थाएं कमजोर हैं, जनता का भरोसा कम है और वर्षों के गलत प्रबंधन से गहरा नुकसान हुआ है। वेनेजुएला के पास अभी भी कच्चा माल है और ऐसे लोग हैं जो बेहतर भविष्य के लिए लड़ने को तैयार हैं, लेकिन ऊपर असली बदलाव के बिना हर कोशिश दीवार से टकराएगी। वेनेजुएला की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इसके पास अभी भी तेल है, इसके पास अभी भी ऐसे लोग हैं जो फिर से निर्माण करने को तैयार हैं और इसके पास फिर से उठ खड़े होने की क्षमता भी है। लेकिन जब तक नेतृत्व में असली बदलाव नहीं आता, ऐसा बदलाव जो सत्ता से ज्यादा लोगों को प्राथमिकता दे, तब तक वही गलतियां बार बार होती रहेंगी। अब असली चुनौती सिर्फ अर्थव्यवस्था सुधारना नहीं, बल्कि संस्थाओं, एक दूसरे और इस विश्वास को फिर जगाना है कि वेनेजुएला अब भी लड़ने लायक घर बन सकता है।